मैं प्रवीण सर आपका तान्या अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। मैंने दिल्ली सल्तनत के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बता दिया है। आज जो हम बात करने वाले हैं उसी दिल्ली सल्तनत में पहले राजवंश जिसका नाम था गुलाम वंश। किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, गुलाम वंश का जो शासन था वो कितने समय से कितने समय तक था? 1206 से 1290 तक था गुलाम वंश का शासन। तो हम पहले बात करते हैं किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में। आप गुलाम वंश की जब बात करेंगे तो यहाँ पर टाइम जो होगा वो होगा 1206 से 1290। कितना है? 1290। तो दोस्तों, पहले तो हम समझ लेते हैं इसका नाम गुलाम वंश कैसे पड़ा या फिर इसे और किस नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इसे गुलाम वंश कहा जाता है क्योंकि इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? एक गुलाम थे, इसलिए क्या कह दिया गया है? इसे गुलाम वंश कह दिया गया। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इसे गुलाम कहना उचित सही नहीं प्रतीत होता है। कैसे? क्योंकि आप देखेंगे, क्या कोई गुलाम कभी शासक बन सकता है क्या? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो नाम होता है वो सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात क्या होता है? जितने भी शासक बनते हैं, क्या है? जितने भी शासक बनते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुई संतानें होती हैं। जैसे इसके बाद जो शासक बनेगा उसका नाम क्या है? इल्तुतमिश। लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बनेगा उस समय तक वो क्या था? दासता से मुक्त हो चुका था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, इसलिए इस राजवंश को क्या कह दिया गया है? दास वंश कह दिया गया है या गुलाम वंश कह दिया गया। दूसरा इसका जो नाम है उसे कहा जाता है मामलूक वंश। क्या कहते हैं? मामलूक वंश। दोस्तों, इसे मामलूक वंश क्यों कहते हैं? हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन होता है। दोस्तों, मामलूक वंश इस वंश को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस राजवंश में मामलूक का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो क्या हो? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुआ हो, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मामलूक वंश कहा जाता है। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें अपवाद है। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें अपवाद है क्योंकि वो क्या था? गुलाम था। दोस्तों, इसका नाम क्या पड़ जाता है? मामलूक वंश पड़ता है। एक नाम इसका इल्बारी वंश भी पड़ता है। क्या पड़ता है? इल्बारी वंश भी पड़ता है। इल्बारी का मतलब यहाँ पर यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात जो भी शासक हुए वो किस जाति समूह से संबंधित थे? इल्बारी वंश से संबंधित थे, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया? इल्बारी वंश कहा गया। तो हमने देखा कि गुलाम वंश क्यों कहा गया, मामलूक वंश क्यों कहा गया, या फिर इल्बारी वंश इसे क्यों कहा। इसके तीन नाम हैं, गुलाम वंश, मामलूक वंश और इल्बारी वंश। दोस्तों, जैसे मैंने इन सब चीजों के बारे में बात की, अब हम बात कर लेते हैं कि फारसी इतिहासकारों का क्या है? फारसी इतिहासकारों की माने तो यहाँ पर मुइज्जी, कुतुबी, शमसी एवं बलबनी राजवंश ने शासन किया। किसने? मुइज्जी, कुतुबी, शमसी एवं बलबनी राजवंश ने शासन किया था। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं जिसके बारे में हमने आपसे बात की। गुलाम वंश इस वंश का संस्थापक, इस साम्राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, इसलिए इस राजवंश, इस साम्राज्य को गुलाम वंश, क्या कहेगा? गुलाम। इस वंश लिखेगा, इस वंश को गुलाम वंश कहा गया।
ठीक है, और ये साम्राज्य नहीं इस वर्ष, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जहां भी गुलाम था वहां पर क्या रखेंगे हम, साम्राज्य रखेंगे, नोट करके रखिएगा। लेकिन अन्य शासन स्वतंत्र हो चुके थे, स्वतंत्र हो चुके थे, इसलिए यह कहना उचित नहीं। नेक्स्ट मामलुक वंश। इस वंश को मामलुक इसलिए कहा जाता है, मामलुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो शासक हुए वह स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न, ठीक है दोस्तों। इल्तुतमिश भी क्या था, गौरी का गुलाम था, लेकिन वो जब शासक बना तो क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, इसलिए इस चीज को हमें याद रखना है। नेक्स्ट लिखिएगा, फारसी इतिहासकार इससे किस नाम से बोला आते हैं इसमें कि कुतुबी मुइज़ी शम्सी एवं बलवनी राजवंश में क्या किया था, गुलाम वंश पे शासन किया था। तो दोस्तों इसे क्या करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में कि इस राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे। जैसे आप देखेंगे मोहम्मद गौरी क्या है, मोहम्मद गौरी की 15 मार्च 1206 में खोखरों ने क्या कर दी थी, दमियत नामक स्थान पर हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी क्या है, मोहम्मद गौरी को कोई भी संतान नहीं थी, क्या थी, मोहम्मद गौरी को कोई भी संतान नहीं थी, तो उसके जो गौर शासक मतलब कि जो उसके दास थे वही क्या माने जाते थे, उसके उत्तराधिकारी। उसने एक स्टेटमेंट कहा भी था कि लोगों के पास एक उत्तराधिकारी हो सकता है, एक पुत्र हो सकते हैं, 10 पुत्र हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास कितने हैं, लाखों पुत्र हैं, और यही आगे चल के हमारे साम्राज्य का विस्तार करेंगे। क्या करेंगे, हमारे साम्राज्य का विस्तार करेंगे। किसे कहा था, मोहम्मद गौरी ने कहा था। लेकिन आप बात करें फखरे मुदब्बिर की, किसकी, फखरे मुदब्बिर ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी बताया। क्या बताया है, उत्तराधिकारी बताया। लेकिन दोस्तों क्या होगा, मोहम्मद गौरी के तरीके और भी तो दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के तरीके से और सारे दोस्त तो दास तो थे ना, तो उनको भी क्या लगेगा कि मुझे क्या बनना चाहिए, शासक बनना चाहिए। तो इसमें से 2 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है नसरुद्दीन कुबाचा और दूसरे का नाम है यलदौल। इन लोगों ने विद्रोह करने की स्थिति बनाई, क्या बनाई, विद्रोह करने की स्थिति बनाई। लेकिन इस सब चीज से निपटने के लिए क्या है, इस सब चीज से निपटने के लिए उसने क्या किया, वैवाहिक संबंध, किसने, ऐबक ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य में शांति स्थापित करने की कोशिश की। अगर आप देखेंगे इतिहास में ये घटना कॉमन देखने को मिलती है कि लोग अपने साम्राज्य को स्थायित्व करने के लिए क्या करते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। प्राचीन काल में भी ऐसा देखने को मिलेगा और मध्यकाल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसने क्या किया, नासरुद्दीन कुबाचा से, क्या है, नासरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया। किसने, ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कर दिया, जबकि यलदौस से उसने क्या कर लिया, यलदौस की पुत्री से
स्वयं विवाह कर लिया। किसने? ऐबक ने विवाह कर लिया। इस तरीके से एक और बात करें जिसकी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इल्तुतमिश स्वतंत्र हो गया था। क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। और उसे कहाँ की इक्तदारी मिली थी? बदायूं की। और बदायूं कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो वहां पर आप देखेंगे कि इल्तुतमिश भी इस तरीके का दावेदार हो सकता था, लेकिन उसने भी क्या किया, उससे भी क्या किया गया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया और ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? इल्तुतमिश से कर दिया, जिससे क्या हुआ, साम्राज्य में स्थिरता आने की कोशिश हुई। क्या हुई? साम्राज्य में स्थिरता आने की स्थिति हुई। अब देखेंगे मोहम्मद गौरी की जैसी ही मृत्यु हुई, क्या होगी? मोहम्मद गौरी की जैसी ही मृत्यु होगी तो क्या होगा? गौर साम्राज्य में हड़कंप मच जाएगा। क्या बच जाएगा? हड़कंप मच जाएगा कि शासक कौन बनेगा। तत्पश्चात वहां का जो शासक बनता है उसका भतीजा बनता है। कौन बनता है? उसका भतीजा बनता है, जिसका नाम होता है गयासुद्दीन महमूद। क्या होता है? गयासुद्दीन महमूद। और गयासुद्दीन महमूद एक कमजोर और अयोग्य शासक था। क्या था? कमजोर और अयोग्य शासक था, इसलिए वो शासन को ढंग से संचालित नहीं कर सकता था। जिन्होंने जहां से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी उसमें उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अभी हम इसके बारे में नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि गयासुद्दीन महमूद ने ही 1208 में क्या किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया। तब किसके बारे में बात कर लेते हैं? मोहम्मद गौरी के बारे में। लास्ट में मोहम्मद गौरी की मृत्यु, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात शासक कौन बनेगा? इसमें समस्या थी। क्या थी? समस्या थी। मोहम्मद गौरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। गौरी की मृत्यु के पश्चात गौर का शासक उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद बना। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसे लिख लीजिए आप इसके साथ। ठीक, गौरी ने कहा था कि लोगों की मेरे लाखों संतानें हैं, जो मेरे साम्राज्य को विस्तृत और मुझे सम्मान दिलाएंगे। ठीक, तो दोस्तों इसे लिखिए, फिर आगे हम इसको काम बताते हैं। ओके, लाहौर में अव्यवस्था
लाहौर के लोगों ने ऐबक को आमंत्रित किया। 3 माह पश्चात यह कार्य हुआ। ऐबक आकर लाहौर को राजधानी बनाकर शासन शुरू करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐबक की समय प्रारंभिक घटनाएं। ऐबक की प्रारंभिक घटनाएं में मैंने आपको बताया कि 3 लोगों को आपको बताना चाहिए। जो सबसे पहला जो दावेदार हो सकता था उसका नाम क्या था? यल्दौज। क्या है? यल्दौज। यल्दौज से क्या हुआ था? एक चीज और पूछा गया था, किससे साम्राज्य के लिए पंजाब का क्या है? पंजाब के लिए किससे कुतुबुद्दीन ऐबक को लड़ना पड़ा था? तो वो कौन था? यल्दौज। कौन था? यल्दौज था। और यल्दौज शासन कहां से कर रहा था? गजनी से। कहां से? गजनी से शासन कर रहा था। तो होगा क्या कि उसको पंजाब के लिए, कहां पे? पंजाब के लिए किससे आक्रमण करना पड़ा? यल्दौज से आक्रमण करना पड़ेगा। लेकिन होगा क्या कि कुछ समय पश्चात क्या है, इससे युद्ध में क्या होता है? संधि हो गई या फिर जीत गए। फिर उसके पश्चात क्या होता है कि यल्दौज की पुत्री से क्या है? यल्दौज की पुत्री से स्वयं क्या कर लेता है? ऐबक विवाह कर लेता है, जिससे क्या होती है? साम्राज्य में शांति स्थापित। जैसे मान लो अब यल्दौज का क्या बन गया था? दामाद बन गया था। तो यल्दौज क्या ऐबक के ऊपर आक्रमण करेगा? नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसा कर भी सकते हैं, ऐसा कहा नहीं जा सकता। तो यल्दौज क्या होता है? यल्दौज की तरफ से ऐबक मुक्त हो जाता है। तो लिखिएगा ऐबक ये शासन कहां कर रहा था? गजनी में स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। तो लिखिएगा यल्दौज की पुत्री से ऐबक ने विवाह कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? पुत्री से विवाह। नेक्स्ट नाम आता है नासिरुद्दीन कुबाचा। किसका? नासिरुद्दीन कुबाची की बात करेंगे तो नासिरुद्दीन कुबाचा कहां शासन कर रहे थे? सिंध तथा उच्च। कहां से? सिंध तथा उच्च से ये शासन कर रहे थे। सिंध तथा उच्च। तो इससे भी क्या करते हैं? ऐबक अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐबक क्या कर देता है? नासिरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह कर देता है। क्या कर देता है? अपनी बहन का विवाह कर देता है। कौन? ऐबक। इसलिए क्या होता है कि नासिरुद्दीन कुबाचा भी कुछ एक्टिविटी नहीं दिखाता है। तो देखिएगा ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से किया। ठीक है, नेक्स्ट जिसका नाम है वो नाम है इल्तुतमिश। क्या है? इल्तुतमिश, जो इसके पश्चात शासक बनने वाला प्रमुख व्यक्ति है। क्या होगा? प्रमुख व्यक्ति। इल्तुतमिश को जो क्षेत्र मिला था वो क्या था? बदायूं। क्या था? बदायूं। और इसे रास्ता से कब मिल गई थी? 1206 में ही मिल गई थी। तो इससे क्या किया है? ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह। अपनी पुत्री का
विवाह की। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसने कर क्या साम्राज्य में शांति स्थापित करने की कोशिश की। हाँ, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना दोस्तों कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐबक ने किससे युद्ध किया था। क्या पूछा गया है? ऐबक ने पंजाब के लिए किससे युद्ध किया था? तो उसका नाम क्या है? यल्दाउज। और ये क्वेश्चन एमपीपीसी, इसमें एमपीपीसीएस 2010 में पूछा गया। किसमें? एमपीपीसीएस 2010 में पूछा गया। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसे क्या करिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर तौर पर किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि कुतुबुद्दीन के प्रारंभिक जीवन से लेकर अंतिम समय तक बात करने वाले हैं। और इसी वीडियो में हम कुतुबुद्दीन के जीवन के अंत तक की बात करने वाले हैं। यहाँ पे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कहाँ हुआ, उससे संबंधित क्या क्या चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट। पहले तो किसका नाम लिख लेते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो भारत में शासन किया, क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाएगी तो उसने शासन कितने वर्षों तक किया है? 1206 से कितना? 1206 से 1210 तक। कब तक? 1210 तक उसने शासन किया। इसे ही क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक। क्या कहते हैं? संस्थापक। क्या कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। आप देखेंगे इसके जो माता पिता थे वो कहां के निवासी थे? तुर्किस्तान के। किसके? तुर्किस्तान के निवासी थे और ये बहुत ही गरीब थे। क्या थे? बहुत ही गरीब थे। तो इन्होंने क्या किया? अपने पुत्र को बेच दिया। पहले के जमाने में क्या होता था दोस्तों, लोग पैसे के लिए अपने पुत्रों को बेच दिया करते थे। क्या करते थे? बेच दिया करते थे। जो व्यक्ति उन्हें खरीदता था वो क्या करवाता था? उन्हें योग्य बनाने के लिए क्या करता था? कार्य करता था। और जब व्यक्ति योग्य हो जाता था तो उसे दास के रूप दूसरे के हाथ बेच दिया जाता था। इसको खरीदने का कार्य काजी फखरुद्दीन ने किया। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदने का कार्य जो था वो फखरुद्दीन ने किया था। किसने? काजी फखरुद्दीन ने किया था, जिन्हें अब्दुल अजीज कोकी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? नसरुद्दीन कोकी के नाम से भी, अजीज कोकी के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखिएगा ऐबक के माता पिता, ऐबक के माता पिता तुर्किस्तान, माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। यह बहुत ही गरीब थे। इन्होंने अपने पुत्र को फारस और इसी में क्या होगा? निशापुर के काजी इन्होंने अपने पुत्र फारस निशापुर के काजी फखरुद्दीन को जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? अब्दुल अजीज कोकी का। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोकी को बेच दिया। अब्दुल अजीज कोकी की मृत्यु के पश्चात अब्दुल अजीज कोकी की मृत्यु के पश्चात
को की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों ने उसे गौरी के हाथ बेच दिया। तब तक दोस्त ये क्या हो गया था, योग्य हो गया था और बड़ा हो गया था। क्या हो गया था, बड़ा हो गया था। तो जैसे ही मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा और खरीदते ही इसमें योग्यता देखी। क्या देखी, योग्यता देखी। तो इसे आमीर-ए-आखूर के पद, किसके, आमीर-ए-आखूर के पद पर नियुक्त किया। आमीर-ए-आखूर का जो पद है वो अश्वशाला का प्रमुख था। क्या था, अश्वशाला का प्रमुख था। तो दोस्तों इसकी काव्य से क्या होता है, गौरी प्रभावित होता है और इसे किस पद पर नियुक्त करता है, आमीर-ए-आखूर के पद पर नियुक्त करता है। गौरी ने ऐबक को खरीद कर आमीर-ए-आखूर के पद पर नियुक्त किया। इसका मतलब क्या होता है, अश्वशाला का प्रमुख, अश्वशाला का प्रमुख। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि उस समय जितना अच्छा दास होता था उसकी उतनी ही अच्छी कीमत हुआ करती थी। नहीं तो बताओ, खरीदते ही इसको इस पद पर नियुक्त करने की क्या जरूरत थी, लेकिन उसमें क्या थी दोस्तों, योग्यता थी, इसलिए इसे इस पद पर नियुक्त किया। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। हो गया दोस्तों अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें। इसके बारे में, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जो है वो क्या है कि चंद्रमा का स्वामी। क्या है, चंद्रमा का स्वामी। दोस्तों आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मैंने आपको बताया था तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात, क्या है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, क्षेत्र को जीतने पर, भारत के क्षेत्र को जीतने के पश्चात अपना प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया था, ऐबक को नियुक्त किया था। तो ऐबक ने 1193 से, किससे, 1193 से लेकर 1206 तक, क्या है, 1193 से लेकर 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली से शासन करता है। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है, तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था दोस्तों कि उसने लाहौर को राजधानी बनाकर शासन किया। क्या किया था, राजधानी को बनाकर शासन किया था। लेकिन इसे क्या कहा जाता है, गुलाम वंश का संस्थापक। क्या कहा जाता है, गुलाम वंश का संस्थापक या फिर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि ये सारी चीजें रही और फिर हम बात कर लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को किन किन नामों से जाना गया। पहला जो नाम है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है मामलुक। क्या है, मामलुक की बात करेंगे तो इसे किसने कहा है, मामलुक हबीबुल्लाह ने। किसने कहा है, हबीबुल्लाह ने ऐबक को क्या कहा है, मामलुक कहा है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ऐबक के जो माता पिता थे, क्या है, ऐबक के जो माता पिता थे वो कैसे थे, स्वतंत्र थे और इन्होंने क्या किया था, काजी फखरुद्दीन को इसे बेच दिया था। इसलिए ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, किसको बेचा था, काजी फखरुद्दीन को बेचा था। फिर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहाँ पर और चीजों के बारे में बात करें कि मामलुक कहा गया। दूसरा इसे लाख बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही उदार एवं दयालु शासक था। क्या था, दयालु शासक था।
वो क्या करता था, लाखों दान कर दिया करता था। क्या कर देता था, लाखों दान कर दिया करता था। हाँ, इसलिए उसे क्या कहते हैं, लाख बख्श कहा गया है। अब लाख बख्श की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एबक को फरिश्ता ने कहा, एबक को फरिश्ता ने कहा कि जब कोई बहुत सारा धन दान करता है तो उसे उस समय का क्या कहा जा सकता है, एबक कहा जा सकता है। तो एबक ऐसा भी है। आपसे 20 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसको लाख बख्श कहा गया है, तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसे और किस नाम से जाना गया है, तो दूसरा नाम है कुरान खान। क्या है, कुरान खान। ठीक है दोस्तों, इसे शुरू से ही क्या है, कुरान पढ़ने की बहुत मतलब कि कार्य करता था। क्या करता था, कुरान पढ़ने का कार्य क्या करता था, तो इसे कुरान की जो आयतें थी, क्या है, कुरान की जो आयतें थी उसे याद हो गई थी। क्या हो गई थी, याद हो गई थी, और वो कुरान को बहुत सुरीले शब्दों में पढ़ा करता था, इसलिए उसे किस नाम से जाना गया, कुरान खां के नाम से जाना गया। नेक्स्ट इसी का नाम जो आता है पीर बख्श। क्या है, पीर बख्श, पीर बख्श। दोस्तों इसे पीर बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता था, हाथियों का दान किया करता था। क्या करता था, हाथियों के दान के कारण इसे क्या कहा गया है, पीर बख्श। हाथियों के दान के कारण, दान के कारण इसे क्या कहा, पीर बख्श कहा गया है। दूसरा इसका और क्या नाम मिलता है, हातिम ताई द्वितीय। क्या मिलता है, हातिम द्वितीय के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो लिखिएगा हातिम द्वितीय, किस नाम से, हातिम द्वितीय के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा कि इसे किस किस मामलूक, लाख बख्श, कुरान खां, पीर बख्श और हातिम ताई के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्या नहीं किया, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, उसने मलिक और सिपाह सलार, किससे, मलिक और सिपाह सलार की उपाधि से ही शासन किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको प्रारंभिक समय में क्या किया था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसने क्या किया कि उस चीज को नहीं किया। तो उसने क्या किया, मलिक और सिपाह सलार, मलिक एवं मलिक एवं सिपाह सलार की उपाधि किसने दी थी, ऐबक, गौरी, किस उपाधि से शासन किया, मलिक और सिपाह सलार की उपाधि से धारण करके इसने शासन किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसे किसकी उपाधि थी, सुल्तान की धारण उपाधि धारण की। यहाँ पर ध्यान रखना कि फिरोज शाह तुगलक ने, क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने खुतबे में किसका, अपने पूर्ववर्ती शासकों का नाम नहीं इंक्लूड किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम इंक्लूड नहीं किया था, मतलब सम्मिलित नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। और ये क्वेश्चन नेट पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक ने खुतबे में नहीं लिया था, तो उसका नाम क्या था, ऐबक था। तो लिखिएगा ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। नेक्स्ट सुल्तानी उपाधि नहीं था कि, यहां पर नोट करके लिखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने खुतबे में अपने पूर्ववर्ती शासकों में ऐबक का नाम सम्मिलित नहीं
दोस्तों इसे हम लिखेंगे या फिर से इसका ठीक हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं किसके बारे में कि ऐबक जो था वो तुर्क राज का स्वतंत्र स्थापना करना चाहता था। क्या करना चाहता था? स्थापना करना चाहता था। लेकिन गौर का शासक कौन था? गयासुद्दीन महमूद था। कौन था? गयासुद्दीन महमूद था। तो उससे वो मोड़ मतलब झगड़ा मोड़ नहीं लेना चाहता था। तो उसने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गयासुद्दीन मोहम्मद को एक प्रस्ताव भेजा कि अब तुम क्या करते हो, मुझे स्वतंत्रता देते हो। क्या करते हो? स्वतंत्रता देते हो। तो मैं क्या करूंगा? खालिद मिस्र के शाह के विरुद्ध जब तुम सैन्य अभियान करोगे तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें सहयोग दूंगा। क्या करूंगा? सहयोग दूंगा। जब क्या होता है कि गयासुद्दीन महमूद तो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि कैसा व्यक्ति था? वह अयोग्य व्यक्ति था। जब अयोग्य व्यक्ति है तो वो कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसलिए उसने क्या किया कि उसे स्वतंत्रता प्रदान कर दी। और क्वेश्चन पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली? तो 1208 और 1209 ये पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन उसको कब मिली थी? 1208 में। तो दोस्तों हो गया, मान लो कि 1208 में उसने दिया ये प्रस्ताव और 1208 के पश्चात क्या होता है कि ये जाते जाते कितना टाइम लग जाता है? 1 साल लग जाता होगा। 1208 और 9 दोनों को हम ले सकते हैं। तो लिखिएगा ऐबक स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। स्थापना करना चाहता था, लेकिन गौर के शासक गयासुद्दीन महमूद से झगड़ा मोड़ नहीं लेना चाहता दोस्तों। फिर उसने ऐबक ने महमूद के पास प्रस्ताव भेजा कि अगर आप मुझे स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, तो मैं आपका ख्वाहिशों के शाह के विरुद्ध सहयोग करूंगा। ठीक है, लिखिएगा, नोट करिए। ऐबक को गयासुद्दीन महमूद ने 1208 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। तो दोस्तों ये रहा इसका इतिहास। और आप देखेंगे कि ये सारी घटनाएं सब एक सीक्वेंस से चल रही थी। तो दोस्तों क्या होगा, इन सब चीजों से इस चीज का क्या कहते हैं, समापन हो जाता है। किससे स्वतंत्रता मिल रही है? दास्ता से स्वतंत्रता मिल गई। किससे मिल गई है? दास्ता से स्वतंत्रता मिल गई है। और इसके पश्चात क्या होता है कि इसने और कुछ कार्य नहीं किया। इसके पश्चात क्या होता है? 1210 क्या है? 1210 में ही लाहौर में क्या करता है? वो क्या कर रहा था? खेल रहा था। कौन सा खेल? चौगान नामक खेल खेला। कौन सा? चौगान नामक खेल खेल रहा था। और उसी समय
घोड़े से गिर जाने के कारण क्या हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसके घोड़े से गिर जाने के कारण मृत्यु होती थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लिखेगा 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में ऐबक की लाहौर में घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हो जाती। ठीक है, इसने अपना बजट, इसने ये नोट करके रखना दोस्तों, ये कोई पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसने अपना किसे वजीर बनाया था, तो इसे अपने सबसे पहला जो वजीर बना था काजी फखरुद्दीन, किसको बना था, फखरे मुदब्बिर, किसको, फखरे मुदब्बिर को क्या बनाया था, प्रथम वजीर अपना बनाया था। तो वजीर बनाने वाला व्यक्ति भी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने फखरे मुदब्बिर को अपना वजीर बनाया। तो दोस्तों ये चीजें नहीं। अब आप बात कर रहे हैं कि इसने किसको संरक्षण दिया था। तो संरक्षण की बात की जाएगी तो हसन निजामी को, हसन निजामी को संरक्षण दिया था, और दूसरी चीज फखरे मुदब्बिर को इसने संरक्षण दिया था। तो देखिएगा हसन निजामी और फखरे मुदब्बिर, किसको, फखरे मुदब्बिर। ठीक है, हसन निजामी की जो रचना थी वो क्या आपसे कई बार पूछी गई है, तो उसका नाम क्या है, ताजुल माशिर। क्या है, ताजुल माशिर। ठीक है, दूसरी जो है फखरे मुदब्बिर की जो रचना है उसका नाम जो है अदब उल हर्ब। क्या था, अदब उल हर्ब। तो दोस्तों इसने इन दोनों को क्या किया था, संरक्षण दिया। क्या दिया था, संरक्षण दिया था। तो दोस्तों अब किसकी बात कर लेते हैं, इसे लिख लीजिए, फिर हम इसकी बात कर लेते हैं किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्यों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसके निर्माण कार्य के बारे में बात करेंगे। निर्माण कार्य के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला जो नाम आता है उसने क्या किया था कि उसने कुतुब मीनार बनाया। किसका, कुतुब मीनार। पहला कुतुब मीनार, दूसरा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, और तीसरा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए तो ऐसा बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये जो निर्मित करवाई गई प्रथम मस्जिद थी, ये भारत में पहले इस्लामिक मस्जिद मानी। क्या मानी जाती है, प्रथम इस्लामिक मस्जिद मानी जाती है। और अगर देखा जाए तो यहाँ ये कहाँ पर स्थित है, ये मेहरौली में स्थित है। कहाँ पर, मेहरौली में स्थित है। कहाँ पर, जो लौह स्तंभ है उसी के परिसर में इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर ये सभी चीज थी। और इसको क्या है, पहले क्या था, ये 27 चैन मंदिर बनने वाले थे। क्या बनने वाले थे, 27 चैन मंदिर बनने वाले थे, लेकिन क्या बना दिया गया था, विष्णु मंदिर बनवा दिया गया था। और उसी के ईंटों से इसका निर्माण किया गया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, दूसरा जो निर्माण करवाया है वो था कुतुब मीनार। क्या था, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की बात करेंगे तो ये क्या है, एक संत था। क्या थे, एक सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उन्हीं के स्क्रिप्ट में क्या है, ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू करता है। लेकिन क्या है, जब इसका प्रारंभिक जो ढांचा था वो 4 मंजिले का बना था। कितने मंजिल का, 4 मंजिल का बना था। लेकिन क्या हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की एक मंजिल बनाने के पश्चात ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात कुतुब मीनार को पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, इल्तुतमिश को दिया जाता है। और इल्तुतमिश ने इसके चारों मंजिलों का निर्माण कराया।
तत्पश्चात क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक के समय में उसके ऊपर बिजली गिर जाने के कारण क्या होता है कि ऊपर की मंजिल टूट जाती है और टूटने के कारण इसकी और 2 मंजिलों का निर्माण करवा दिया जाता है। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको करवाया जाता है। तो ये सारी चीज नहीं, तो इसको पूर्ण कर रहे हैं ऐबक प्लस इल्तुतमिश प्लस फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक इससे जुड़े। नेक्स्ट 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। झोपड़ा की बात करेंगे तो ये क्या है? एक मस्जिद। क्या है? एक मस्जिद है। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी यहाँ पर क्या करने आया था? अजमेर में सैन्य अभियान करने आया था, तो ये यहीं पर रुका था। और ये क्या था? संस्कृत विद्यालय। क्या था? संस्कृत विद्यालय था। और संस्कृत विद्यालय होने के कारण इसमें आप देखेंगे कि हरकेल क्या है? विग्रहराज चतुर्थ की रचना हरकेल के नाटक का अंकन किया गया। किसमें? 2.5 दिन के झोपड़े में किया गया था। उसने क्या किया? ऊपर के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। क्या क्या? ऊपर के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, लेकिन नीचे की चीजों को नहीं तोड़ा। तो आज भी किसका अंकन किया गया है? हरकेल का अंकन किसमें मिलता है? 2.5 दिन के झोपड़े में मिलता है। किसका अंकन मिलता है? इस पर विग्रहराज चतुर्थ की के रचना हरकेल का अंकन मिलता है। ठीक है। और दोस्तों कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, एक क्वेश्चन और बनाया गया था कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का विस्तार किसने करवाया था? तो उसको विस्तार करवाने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक। किसको? इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी को। तो इसका विस्तार किसने करवाया था? इल्तुतमिश प्लस अलाउद्दीन खिलजी क्या करवाया था? इसका विस्तार करवाया था। तो दोस्तों हमने आज किसके बारे में बात कर ली? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर ली। लेकिन दोस्तों अगर लगता है कि कोई पॉइंट अगर छूट गया है तो आप क्या करिएगा? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उन सब चीजों के बारे में भी बात करूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।